कल तक कलकत्ता के ठिकाने से राज कर रहे अंग्रेज अब दिल्ली कूच करने लगे थे। अंग्रेजों के दिल्ली आते ही दिल्ली के अंदर एक नई दिल्ली बना दी गई। इसे लुटियंस दिल्ली के अंदर इंपीरियल दिल्ली कहा गया। इंपीरियल दिल्ली को बनाने वाले आर्किटेक्ट ने इसे दो धुरियों को जोड़ने वाली सड़क के डिजाइन में बनाया। इस सड़क को किंग्स वे कहा गया, जिसे हिंदी में हमने राजपथ कहा। राजपथ को यूएस कैपिटल वॉशिंगटन डीसी की तरह ही बनाया गया था, लेकिन फर्क था। यूएस कैपिटल आजादी की निशानी था, तो वहीं राजपथ को भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों ने बनाया था। ऐसे ही नई दिल्ली में बने अंग्रेजों के जमाने के सेंट्रल विस्टा में सब कुछ ऐसा था, जो कहीं ना कहीं आजाद भारत में भी गुलामी की कहानी लिखे बैठा था। लेकिन दौर बदला, साल बदले, दशक बदले और एक बदलने वाला आ गया, जिसने देश से गुलामी के प्रतीकों पर रीसेट बटन दबाने का फैसला किया। राजपथ राज करने के लिए बनाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। जिस लुटियन जोन के लिए कहा जाता रहा कि यहाँ रहने वाले लोग देश चलाते हैं, यहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री ने जनता के लिए गुलामी की उस निशानी लुटियन जोन को खत्म कर भव्य भारत की नई कहानी लिख दी है। अंग्रेजों के सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट यानी नवनिर्माण देश के नवनिर्माण की गाथा है, जो बीते 8 सालों से निरंतर चली आ रही है। और ये महज इमारतों, बागों, सड़कों का नवनिर्माण नहीं, ये देश के नवनिर्माण की प्रक्रिया थी। ये प्रक्रिया असाधारण थी, विशाल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलामी की निशानियों पर चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे और देश राष्ट्रवाद की एक नई दिशा की ओर बढ़ चला था। चूंकि पीएम मोदी वो पीएम है जो इतिहास बदलने के बजाय इतिहास बनाने में विश्वास रखते हैं, और इस बीच एक और इतिहास बन रहा था जिसका पूरा देश साक्षी था। ये साल 2022 है। बीते माह हमने आजादी के 75 साल पूरे किए, क्योंकि इतने ही साल पहले अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था और हम आजाद हुए। भारत माता की वंदे। लेकिन क्या हम सच में आजाद हुए थे? आजादी के बाद भी मानसिक गुलामी की झलक दिखती रही। हम आजाद भारत में पश्चिमी सभ्यता को संजोने लगे, गुलामी के प्रतीकों से मुक्त क्यों नहीं हो सके? जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को ये यकीन दिलाया कि वो हमसे उच्च हैं, ताकतवर हैं और हम उनसे निम्न और कमजोर। यकीन दिलाने के लिए शिक्षा का सहारा लिया गया। थॉमस बैबिंगटन, जिन्हें लोग लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जानते हैं, भारत में अंग्रेजी लेकर आए, जिसके जरिए ये भ्रम फैलाया गया कि किस तरह भारतीय कमजोर हैं। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा मॉडल में अंग्रेजों को विज्ञान, कला और सिद्धांतों में भारतीयों से उच्च बताया गया। लेकिन क्या मैकाले सफल रहे? शायद हाँ, क्योंकि उसी शिक्षा मॉडल के आधार पर आज पश्चिमी देशों को हम ज्यादा विकसित और आधुनिक मानने लगे। लेकिन शायद विकसित होना और आधुनिक होना अलग बात है। भारतीय संस्कृति की जड़ों को समझें तो हम हमेशा से काफी आगे रहे, विकसित रहे। बौद्ध याना से मिलिए। वाकया है 800 ईसा पूर्व का, जिन्होंने वो गणना की जिसे बाद में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना गया। लेकिन 570 ईसा पूर्व में इस गणना को पाइथागोरस ने अपने नाम से प्रचलित किया, जबकि पाइथागोरस ने हिंदू संतों से ही शिक्षा ली थी। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे एक भारतीय ने ही शून्य की खोज की, एक भारतीय ने ही पाई की गणना करना सिखाया,
एक भारतीय ने ही डेसिमल की खोज की। एक भारतीय ने ही बाइनरी डिजिट के बारे में समझाया। वो आर्यभट्ट ही थे जिसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और वो एक धुरी पर घूमती है। लेकिन कई भारतीय आज भी आर्यभट्ट की तस्वीर नहीं पहचान पाएंगे। नासा का लोगो पहचान लेंगे। सुश्रुत ने 800 ईसा पूर्व प्लास्टिक सर्जरी को इजाद किया था। ऐसे ही ईंटों की बॉन्डिंग से बिल्डिंग तैयार करने का तरीका भी इंडस वैली से लिया गया है। मतलब ईंटों से ईंट मिलाकर किसी इमारत को बनाने का तरीका भी भारत ने दुनिया को दिया। तो फिर क्यों भारत उस इमारत से देश की दिशा तय करे जो गुलामी का प्रतीक हो? जब ये नया भारत है तो क्यों ना भारत का नव निर्माण हो? 2014 केंद्र में नई सरकार बनी, देश को नया प्रधानमंत्री मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला और सबसे पहले उनके चेहरे पर एक ही भार नजर आया। उन्हें गुलामी के प्रतीक बोझ की तरह नजर आने लगे और तभी से नव निर्माण की कड़ियों का निर्माण दिखने लगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही पीएम मोदी ने कानूनों और अंग्रेजों की निशानियों को मिटाना शुरू कर दिया और इसमें सबसे बड़ा अध्याय है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके जरिए भारत को नया संसद भवन मिलेगा जो बदलते भारत की नई तस्वीर दिखाएगा, जिसको लेकर पीएम मोदी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से जो कुछ कहा एक बार फिर सुनिए। कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का रास्ता बनकर तैयार है। नई संसद वाला सेंट्रल विस्टा एवेन्यू अब भारत के नव निर्माण की कहानी कर रहा है। देश की नई संसद भवन से अब देश नए आयाम तय करेगा। देश के नए संसद भवन से देश आत्मनिर्भर भारत की गाथा लिखेगा। देश का नया संसद भवन नए भारत की निशानी होगा। संसद भवन कोई ईंट गारे से बनाई हुई इमारत नहीं होती, बल्कि वो तो देश के लोकतंत्र का मंदिर कहलाई जाती है। और अब जब वो हमारी अपनी होगी। सेंट्रल विस्टा से ठीक वैसी ही भावनाएं और उत्साह जुड़ा है जैसे हम कभी एक किराए के मकान से अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं, उस समय महसूस करते हैं। खुद के घर में गृह प्रवेश करने का एहसास क्या होता है? कुछ यही वो एहसास है जिससे देश गुजर रहा है। हम देश के तौर पर एक नई शुरुआत का आगाज कर चुके हैं। पीएम मोदी को परेशान करने वाले गुलामी के हर एक प्रतीक पर एक प्रक्रिया के तहत प्रहार किया गया और अब नए भारत के राज तिलक में लोकतंत्र का मंदिर भी तैयार है। आप इसे नए भारत का नया संसद भवन कह सकते हैं। नया संसद भवन त्रिभुज के आकार का होगा जो 64,500 वर्ग मीटर इलाके में फैला होगा, जबकि पुराना संसद भवन गोलाकार है जो 47,500 वर्ग मीटर इलाके में फैला हुआ है। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा और इसे सांसदों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। आपको याद होगा 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। नए संसद भवन में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
इसके अलावा नया संसद भवन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा, जहां बिजली की खपत भी पहले के मुकाबले 30% कम होगी। फिलहाल संसद भवन का बिजली बिल करोड़ों रुपए में आता है। सांसद जिन सीटों पर बैठेंगे वहां उन्हें अत्याधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करने की सुविधा भी मिलेगी। नए भवन का निर्माण करीब 950 करोड़ रुपए में होगा, जबकि अंग्रेजों के जमाने में मौजूदा संसद भवन के निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। फिलहाल भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं। इसी तरह नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ पाएंगे, जहां फिलहाल 245 सीटें हैं। जब नए संसद भवन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो इसके लिए निर्धारित हॉल में 1272 सदस्यों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। फिलहाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सेंट्रल हॉल में होती है, जहां सिर्फ 430 सीटें हैं। ऐसे में अतिरिक्त कुर्सियां लगाकर किसी तरह से काम चलाया जाता है। एक बात ये भी है कि 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है और जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी होगी। इसीलिए जरूरत थी एक बड़ी संसद भवन की, जिसमें अधिक सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के आराम से बैठ सकें। देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। इसके लिए जरूरत थी एक बड़े संसद भवन की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में अधिक सदस्यों के बैठने का इंतजाम हो सके। 2026 में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 800 तक जा सकती है। इसके लिए भविष्य को देखते हुए नए संसद भवन में बैठने के लिए 150% अधिक सीटों की व्यवस्था की गई है। संसद भवन इसी लुटियंस दिल्ली में है, लेकिन अब सिर्फ संसद भवन ही नहीं बल्कि 4 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस पूरे इलाके का कायाकल्प होना नए भारत की नई तस्वीर है। राजपथ के आसपास की 44 महत्वपूर्ण इमारतें इसी सेंट्रल विस्टा जोन में आती हैं, जिसमें नए संसद भवन के अलावा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक भी शामिल हैं। इन्हीं ब्लॉक्स में भारत सरकार के मंत्रालय और दूसरे महत्वपूर्ण दफ्तर हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी यहीं बैठते हैं। लेकिन सभी मंत्रियों को एक जगह, एक लोकेशन पर लाना मुश्किल था। लेकिन अब नई तस्वीर में मंत्रियों का पता एक ही नाम पर आएगा। सिर्फ घर या दफ्तर के हिसाब से अंक बदलेंगे। वहीं राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतों में अंदर से बदलाव किए जाएंगे। यानी इनके बाहरी ढांचे को नहीं बदला जाएगा, बल्कि अंदर से इन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा। इसे रेट्रोफिटिंग कहते हैं। इस रेट्रोफिटिंग के जरिए ही देश पूरी तरह से नए लुक में फिट हो सकेगा। आजाद भारत के निर्माताओं ने देश को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे, जिनमें से कुछ सपने पूरे हुए तो कई सपने कहीं ठहर से गए। इन्हीं सपनों में एक सपना महात्मा गांधी ने भी देखा था। आजादी से पहले गांधी जी ने कहा था कि देश में गुलामी की सारी निशानियां आजाद होने के बाद मिटा दी जानी चाहिए। लेकिन आजाद होने के बाद सरकार ने गांधी जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सभी कानून जस के तस चलते रहे। लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही गांधी के उस सपने को अमल में लाने का प्रण किया।
क्योंकि इससे पहले किसी ने इसमें कोई बदलाव करने का नहीं सोचा। लेकिन मोदी ने सत्ता संभालते ही अंग्रेजों के बनाए कानूनों और प्रतीकों पर बड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया। आजादी के बाद प्रिंस एडवर्ड रोड को विजय चौक, क्वीन विक्टोरिया रोड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड किया गया, किंग जॉर्ज एवेन्यू का नाम बदलकर राजाजी मार्ग किया गया, रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया। पीएम मोदी ने इन रास्तों और सड़कों को बदलते ही इन प्रतीकों को भी बदल दिया। ब्रिटिश काल में राजपथ को किंग्स वे कहा जाता था। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने आए। अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में इस जगह का नाम किंग्स वे रखा। किंग्स वे के रूप में यह ब्रिटिश हुकूमत की शाही पहचान का प्रतीक था। स्वतंत्रता के बाद 1955 में इसका नाम राजपथ किया गया। रायसीना हिल से इस पथ की ढलान पुराना किला की तरफ इशारा करती थी। बाद में इसके बीच में नेशनल स्टेडियम बनाया गया। इसकी विस्तृत विस्टा और फुटपाथ के साथ दोनों तरफ बगीचा था। यहाँ फव्वारे की एक श्रृंखला थी। इंडिया गेट पर छतरी में एक राजा की मूर्ति रखी गई थी। इंडिया गेट के आसपास सभी गोल चक्कर औपनिवेशिक प्रतीकों का पर्याय बन गए। अंग्रेजों के बनाए 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर दिए गए। आम बजट 1 फरवरी को आता था। पिछले 92 साल से रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, जिसे अब आम बजट में शामिल कर दिया गया। बीटिंग द रिट्रीट में बजने वाली अंग्रेजों की धुन को हटवा दिया गया। लता मंगेशकर की गाई धुन ऐ मेरे वतन के लोगों शामिल कर दी गई। इंडिया गेट से जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटवा दी गई। शहीदों के सम्मान के लिए पीएम ने वार मेमोरियल बनाया। अंग्रेजी के बदले नई शिक्षा नीति में मातृभाषा की पढ़ाई पर जोर दिया। दरअसल पीएम मोदी राजपथ के नाम में अंग्रेजों के राज वाली भावना को खत्म करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों की राज वाली नीति को खत्म करके इसे कर्तव्य पथ का नाम दिया। नए संसद भवन में जाने से पहले पीएम भारत की उन सभी गुलामी की निशानियों को खत्म करना चाहते हैं जो अंग्रेजों से जुड़ी हों। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना है जो देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है, जिसके जरिए हम गुलामी के उस अंधेरों से मुक्ति पा सकेंगे जो आज भी हमें गुलामी के उन दिनों की याद दिलाता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए हम देश के लोकतंत्र का वो रीसेट बटन दबाएंगे जिसके जरिए हम गुलामी की उन तमाम यादों को मिटा सकेंगे और राष्ट्रवाद के नए अध्याय को फिर से लिख सकेंगे। इसी सिलसिले में पीएम ने भारतीय नौसेना के ध्वज से भी अंग्रेजों का क्रॉस हटाकर नए भारत का स्वाभिमानी ध्वज प्रदान किया है, क्योंकि पीएम देश का पुराना गौरव फिर से वापस लाना चाहते हैं। इसलिए पीएम का प्रण है कि गुलामी की हर निशानी को मिटाना है, भव्य भारत बनाना है।